हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले 3 मुद्दों के ऊपर। सबसे पहला मुद्दा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अदानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड। दूसरी बात करेंगे डिवीज लैब के ऊपर, और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो डिवीज लैब के ऊपर बात करना भी चाहेंगे। और तीसरी बात हम करेंगे ओवरऑल मार्केट के बारे में। तो सबसे पहली बात करते हैं अदानी पोर्ट के बारे में। अदानी पोर्ट के बारे में कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि भाई जिस तरीके से कल के जो भाव थे उन भाव को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा था कि एक वैल्यू बाइंग जो है वहाँ पर बनती है उन प्राइस पर। फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है हमने जो है तेजी की जो एडवाइस जो है दी थी उसके ऊपर। और आज देखिएगा एक 8.87% की तेजी देखने के लिए मिली। हालांकि आज 400 रुपये के लेवल भी बाजार के अंदर जो है अदानी पोर्ट ने दिन के दौरान तोड़े, लेकिन वहाँ से एक जबरदस्त पुल बैक आया। वॉल्यूम भी बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आया। इसका जो मुख्य कारण हमें लग रहा है वो यही है कि देखिएगा जब किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पीटते हैं और वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के भी नीचे चली जाती है, तो या आप ये कह सकते हैं कि जो उनके फ्यूचर कैश फ्लोज हैं अगर उनको आप डिस्काउंट करें और वो नॉर्मल वैल्यूएशंस के ऊपर ना होके उन नॉर्मल वैल्यूएशंस के नीचे शेयर प्राइस ट्रेड करते हैं, तो इस तरीके का पुल बैक आना लाजमी है। तो कुछ कम्बिनेशंस थे, एक वैल्यूएशंस हो गई थी, दूसरा एक ऊपर से पीटा बहुत ज़्यादा गया था, एक सेंटीमेंट बहुत वीक था, फिर बाजार का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उन सब के बावजूद जो है हमें कल ऐसा लग रहा था कि भाई इसके अंदर एक वैल्यू बाइंग जो है बनती है। और उन सब के बाद आज 8% की तेजी अदानी पोर्ट्स में हुई। तो हालांकि एक कॉन्ट्रा व्यू था हमारा, और लाइन से हटके सोचने का कभी कभी जो है अच्छा परिणाम रहता है। तो ये जो है आज अदानी पोर्ट्स, हालांकि मेरी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन अभी भी नहीं है, बट मुझे लगता है कि 520 रुपये 530 रुपये के आसपास अगर ये शेयर्स जाता है तो यहाँ से इसमें दोबारा से जो है प्रॉफिट बुकिंग करने वाले लोग एग्रेसिवली जो है सेल करते हुए नजर आएंगे। तो जिनके शॉर्ट्स थे वो भी कवर हुए होंगे आज, और थोड़े बहुत शॉर्ट्स जो है 510 520 तक जो है मुझे लगता है कवर हो सकते हैं, 530 तक भी। फिर बाजार में मुझे लगता है कि अब अदानी पोर्ट्स अपनी राह पे चलेगा और फिर ये जो न्यूज़ फ्लो थे ये खत्म हो जाएंगे। फिर अपने जिस तरीके से शेयर्स नॉर्मली ट्रेड करते हैं उस तरीके से करेंगे। तो मुझे लगता है 520-30 तक ये एक बार होके शेयर्स फिर ये सेटल होने की कोशिश करेगा। 500 के इर्द गिर्द ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो है शेयर्स के प्राइस रहेंगे। ऊपर की तरफ अगर एक 595 के आसपास एक लेवल था जिसको अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो वो लेवल जब टूटा है तो वो मुझे लगता है कि अब इमीडिएटली भी अगर हम देखें तो वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर 2-3 महीने का भी अगर आप आउटलुक देखें तो मुझे लगता है कि अब ये शायद यहीं पे साइडवेज जो है रह सकता है, और जो फ्लक्चुएशंस थी वो रहेगी अब देखिएगा अदानी ग्रुप में। तो बट धीरे धीरे करके हमें लगता है कि प्राइस अब सेट होंगे। तो ये तो था अदानी पोर्ट्स के ऊपर एक जो हमारी राय थी वो थोड़ी सी जुदा थी। हम थोड़ा सा डिफरेंटली सोच रहे थे और वो डिफरेंट सोचना जो है फ़ायदेमंद भी रहा, और थोड़ा सा एग्रेसिव बोल्ड स्टेप जो है कभी कभी लेना फ़ायदेमंद हो जाता है। दूसरा था डिवीज़ लैब। डिवीज़ लैब पर मैं आपके साथ चर्चा इसलिए करूँगा क्योंकि पिछली बार जब डिवीज़ लैब के रिजल्ट आए थे तो हमें रिजल्ट इतने ख़राब नहीं लगे थे, और तब हमने इस शेयर्स के अंदर तेजी की पोजीशंस बनाई थी और 3000 की पुट जो है हमने सेल की थी। और उस समय पर 3000 की पुट और 3100 की पुट में भी काम किया था सेल करके, यानी कि तेजी बनाई थी। लेकिन इस बार हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और रीज़न ये है कि हमने इस बार डिवीज़ लैब के जो रिजल्ट देखे, रिजल्ट्स ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया, ना केवल रेवेन्यू के फ्रंट्स पर बल्कि मार्जिन्स के फ्रंट पर भी। और मैं शुरू से कह रहा हूँ यार 2-3 महीने क्या, मैंने पिछले रिजल्ट में भी यही बात कहा था कि जो इन्फ्लेशन है वो वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा जो है टेंशन क्रिएट कर रही है। और देखिएगा ये कंपनी तो चूर्ण बनाती है। चूर्ण का मतलब समझते हैं आप जो लोग फार्मा में API की बात कर रहा हूँ, तो API और सभी ड्रग्स के लिए जो सोल्ट है वो अगर ये कंपनी बनाती है तो फार्मा कंपनीज की हालत इतनी अच्छी नहीं रही है। वर्ल्ड वाइड जो है इनकी प्रेजेंस है, तो कुल मिलाकर फार्मा के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको ये पता है कि मैं एक फार्मा कंपनीज पर बुलिश हूँ। उस कंपनी का नाम है मार्क्स एंड फार्मा, और मेरे व्यू अभी भी बुलिश हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ टर्न अराउंड स्टोरीज, मैं उसको नॉर्मल फार्मा स्टोरी से जुदा करके वैल्यूज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मेरा तो डिफरेंट व्यू है। तो आप में से बहुत बार लोग कहते हैं सर अब फार्मा में बुलिश रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फार्मा आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिफेंसिव है और मुझे लगता है सेफ भी है।
और वो कुछ समय की बात है, आपको फार्मा बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और मुझे लगता है कि ये साल जो है फार्मा के लिए कंसोलिडेट करने वाला होगा। डिवीज लैब में भी देखिएगा बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं रही, और देखिएगा इसका भी जो शिकार कराने वाला शिकारी है वो मैंने पीछे की वीडियोस में बात की थी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन जहाँ पर मैंने रिलैक्सो चप्पल की बात की थी, और तब मैंने शायद प्यार प्यार में बोल भी दिया था कि भाई वो चप्पल लेके जो है स्टूडियो में पहुंचते थे और कहते थे भाई चप्पल का शेयर ले लो। ये वही व्यक्ति है जिसने डीवीज लैब भी दुनिया को बहुत महंगे महंगे भाव पे दिलवा रखा है। यानी कि जब ये 4000 से ऊपर ट्रेड करता था तो भाई डीवीज ही चलाते थे, और बहुत बड़ा फंड चलाते हैं, और आपको पता भी होगा उनका नाम क्या है। अब वो शायद खुद भी इससे पता नहीं एग्जिट करें या नहीं करें, मुझे नहीं पता, बट अब जब शेयर गिर रहा होता है तब आपको कोई गाइड करने नहीं आता। तो मैंने आपको कहा था कि भाई जो इसके रिजल्ट हैं उसको देख के, मतलब हमारे किसी क्लाइंट के जब हमारे पास मैसेज आए, कुछ लोगों की पोजीशंस मान लो उन्होंने बना रखी तो उन्होंने हमें बताया कि जी हमने तो 3000 की पुट बेच रखी है और ये शेयर्स गिर गया, या हमने तो भाई शेयर्स खरीद रखे हैं और ये शेयर्स गिर गया। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि देखिए भाई अगर आपने पुट बेच रखी है, पुट तो नीचे चली गई थी शेयर्स, और मैंने कहा और मत बेच देना आप, क्योंकि अब अगर जो बेच रखी है ठीक है, एवरेज मत करना। अब बस आप अपनी हेजिंग कर सकते हो भाई, या तो कॉल बेच लो या किसी दूसरे तरीके से हेजिंग कर लो। बट मुझे अब पर्सनली डीवीज लैब में लगता है कि जो आज लेवल टूटा है, एक अहम लेवल तोड़ने के बाद जो है डीवीज लैब काम कर रहा है टेक्निकली भी, और रिजल्ट को भी अगर हम देखें, दोनों को क्लब करें, तो मुझे लगता है कि 2500 रुपये और 3000 के बीच में डीवीज लैब शायद अगले क्वार्टर रिजल्ट तक काम करता हुआ आपको नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है 2550 और 2600 रुपये के आसपास के लेवल भी डीवीज लैब जो है इस गिरावट के अंदर में जो है पहुंच सकता है, क्योंकि इम्पैक्ट मार्जिन्स की परसेंटेज पे भी है। वैल्यूशन अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे की तरह है। बिजनेस बहुत बढ़िया है डीवीज लैब का। लंबे समय के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको शायद ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बट डीवीज लैब की जो टेंशन थी वो पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स में थी, इसलिए हमने पर्टिकुलरली उस लेवल पर जो है हमने 1 महीने उसकी ऑप्शंस लिखी थी और उसके बाद हम एग्जिट कर गए थे। तो ऐसा नहीं था कि वो एक अपॉर्चुनिटी थी और अपॉर्चुनिटीज़ को कैश किया, गेम खत्म। उसी तरीके से मैंने भी आपको इसमें भी बोला, मान लीजिए अदानी पोर्टल में भी पिछली बार बोला था, मतलब तो मेरे सेम व्यू था भाई, अगर आप ट्रेडर ले रहे हो तो जैसे जिसने ट्रेड लिया था, ट्रेड लिया, अदानी पोर्टल में पैसे बने भैया, गेम से बाहर। आप क्यों अदानी को रोज पीटना थोड़ी ना है, रोज उसकी थाली थोड़ी ना बजानी है आपने, अपने गेम खेला भाई। ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग के हिसाब से सोचो, इन्वेस्टर हो वैल्यू शेयर्स रखो भाई, उसके फिर इंतजार करो, फिर उसमें कोई स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और डीवीज लैब पर देखिएगा मेरा व्यू यही है, अभी मैं इसको साइडवेज देख रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बहुत वीकनेस बता रहा हूँ, हाँ 5-10% की वीकनेस हो सकती है, बट हालांकि मेरे इंश्योरेंस कंपनी पर व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है, वो मैंने आपको रीज़न भी बताए थे पीछे। और आज की पूरी स्टोरी का सूत्रधार, कर्णधार, महारथी, कुछ भी बोलिए, वो थे आज 2 ही शेयर। ठीक है जी, एक तो आपको दिख रहा है, ये दिख गया, बताइए किसकी बात करूँ, ये, और दूसरा है तो यही। अभी आगे दूसरा भी बात करते हैं, निफ्टी के कोट से निकालते हैं। यानी कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों ने मिलाकर 70 पॉइंट खाली निफ्टी में चलाए हैं। 243 में 70 पॉइंट, यानी कि 1/3 मार्केट खाली एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी से चली है। दूसरा देखिएगा ओवर बीटन मतलब ज़्यादा पिटाई हुई है, बहुत ज़्यादा ठुकाई हुई है, वो आज शॉर्ट कवरिंग का भी शिकार हुआ, बजाज फाइनेंस। तो आज बड़े प्लेयर्स जहाँ पे एफआईज की मंदी पोजीशंस होती हैं, एफआईज ने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है काटी, क्योंकि एफआईज के सारे फेवरेट शेयर्स आज रिकवर करते हुए नजर आए। सर ये तो बात ठीक है, आगे का क्या आउटलुक है वो तो बताइए आप मुझे। देखिएगा आगे का आउटलुक मैं चर्चा करता हूँ आपके साथ। निफ्टी बैंक को लेते हैं। तीसरी बात भी बोली दूँ, कल की वीडियो में एक बात बोली थी मैंने कहा था कि मार्केट शांति पार्ट की तरफ जा रहा है, बाजार शांति करना चाह रहा है। यानी कि शांति का मतलब आप समझ गए थे कि, और उस शांति में मैंने कहा था 41,200 41,300 तक बाजार जाएगा, फिर हम देखेंगे कि बाजार में ऊपरी लेवल पर टिकता है या नहीं टिकता है। तो काफ़ी देर सुबह गया वहाँ पे, टिकने की कोशिश करने में विफल रहा, नीचे आया बाजार, दोपहर के समय पर दोबारा ऊपर गए और फिर वो 41,200 41,300 पर बाजार ने जो है प्राइस एक्शन दिखाया कि हाँ मैं यहीं पे खड़ा रहने वाला हूँ।
और फिर देखिएगा इसमें से 200-300 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग भी आप मान सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत तेज़ी से बिल्डअप हुए थे। देखिएगा मेरा व्यू है, मैं कोई ट्रेड लेने की बात नहीं कर रहा आपसे, मेरा सिंपल सा व्यू है। अगर मैं इस चार्ट को देखूं, आज आपको क्लोजिंग अच्छी लगेगी, क्लोजिंग अच्छी लगी, हमारी उम्मीद के हिसाब से थी और उम्मीद के अनुरूप रही। देखिएगा वो तो बाजार में जब होता है तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेने पड़ते हैं। 41,200 41,300 आया, तो जो ट्रेड लिया था उससे हम एग्जिट हो गए। फिर वही बात आपने बोली थी। अब अगर यहाँ पर अब बात मैं आपसे करूँ कि मेरा आउटलुक क्या है, मेरा आउटलुक ये है कि भाई ये शॉर्ट कवरिंग थी, अब बाजार यहाँ पे रुकेगा। रुकेगा कैसे? या तो रुकेगा या चोट मारेगा। अब हम ये देखेंगे कि बाजार 41,500 के ऊपर स्टैंड करेगा नहीं करेगा, मुझे उम्मीद कम है। मुझे लग रहा है कि अब ये बाजार 41,500 पे तो बंद हो गया, अब ये बाजार 41,800 से के आसपास कूच करने की कोशिश करेगा। अगर 41,800 संभल गया, रोक लिया 41,800 पे बाजार ने अपने आप को, तो फिर 42,200 तक जाएगा। और ये वाली जो कैंडल बजट वाले दिन बनी, इसके टॉप था 42,000, इसको भी तोड़ने की कोशिश करेगा पर टूटेगा नहीं जल्दी से। तो 41,800 से 42,200 तक, 200 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, वैसे 42 से जा रही है, और इस लेवल तक बाजार जाने की कोशिश करेगा और यहाँ से दोबारा सेलिंग आने की संभावना रहेगी। अब वो सेलिंग केवल 500-800 पॉइंट की होगी या वो गहराएगी, वो आने वाला समय बताएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज जो HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड और बजाज फाइनेंस में जो तेजी बनी है, वो वास्तव में बड़े प्लेयर्स ने अपने शॉर्ट बिल्डअप करने के लिए बनाई है। यानी कि जो तेजी हुई है, बड़े प्लेयर्स अपनी ऊपर के लेवल पर ले जाकर मंदी बनाएंगे और उन्होंने अपने आप को हल्का कर लिया। हल्का मतलब जो ओवरसोल्ड थे वो उन्होंने अपने आप को साइड कर लिया। आज सेलिंग भी कम करी कैश मार्केट में, इंडेक्स फ्यूचर्स भी कवर कर लिए और स्टॉक फ्यूचर्स भी। और सबसे खास बात देखिएगा, जो मेन चीज़ आपने देखी नहीं है कि उन्होंने कॉल लेके गए थे वो, क्योंकि कल बाजार ओवरबिटन था, परसों से ओवरबिटन था, कॉल के प्राइस बहुत सस्ते थे, उन्होंने कॉल खरीदी होंगी कल और आज उन कॉल का निपटारा कर दिया। तो इस कॉल में भी ना काफ़ी बड़ी मात्रा बिकी होगी। कॉल की तो 15,000 दिख रही है, मुझे लग रहा है 30,000 करोड़ होगी, और 30,000 में से फिर 15,000 करोड़ की इन्होंने पुट भी बाइंग की होगी। तो कुल मिलाकर मुझे अब फिर देखिएगा, आप कहोगे सर आप तेजी भी करते हो मंदी भी करते हो। देखिए मेरा सोचना है अपना भैया, जिस तरीके से मुझे लगता होता है मैं वो बताता हूँ। आप कहते हो कल आप तेजी कह रहे थे, आज मंदी कह रहा हूँ। अभी भी मैं मंदी नहीं कह रहा, मैं भी कह रहा हूँ ऊपर जाए फिर टोको बाजार को। पर जो डेटा जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि एक बार ऊपर की तरफ, मतलब आज HDFC की जो बाइंग थी वो 7.2 मिलियन वॉल्यूम थी, 1.2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल वॉल्यूम था। SBI का रिजल्ट आना था, SBI के रिजल्ट अच्छे आए हैं, रिजल्ट ठीक है, सब कुछ है। लेकिन आज उनके जो CMD है खेरा साहब ने, उन्होंने कहा 0.87% हमारा एक्सपोजर है पूरी लोन बुक के अंदर से। जो हमारा पूरा लोन है, जितना हमारे पास पूरा लोन है, वो अमाउंट भी 30,000 करोड़ के आसपास बनता है। तो जो अमाउंट बनता है वो SBI का पूरा 1 साल का प्रॉफिट है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर अदानी ग्रुप की मार्केट कैप नीचे की तरफ हुई तो जो आपने लोन दे रखी है सिक्योरिटी के सामने, आप मानेंगे कि जो अदानी ग्रुप है उसको फर्दर ग्रोथ करने के लिए लोन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया आज की डेट में। अगर वो अपना ग्रोथ करना चाहेंगे, कोई नया प्लांट, नई फैक्ट्री अगर लगाने चाहेंगे, तो उसमें उनको चैलेंज आएंगे, क्रेडिट मिलने में बड़ी दिक्कत होगी। दूसरी बात है, पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। और देखिएगा ये मुद्दा, हालांकि मैं इसको किसी को आरोप नहीं लगा रहा, बट हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, वो जब बिल्कुल सर पे पड़ जाती तब जो है चिल्लाते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में दिखाते तो हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो अब उनको समझ में आ रही है बात की, जी ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि SBI का एक्सपोजर कम है, ज़्यादा है, बट लोन बुक का इतना अमाउंट है कि अगर वो डिफ़ॉल्ट होता है या उसकी रिकवरी में कोई दिक्कत होती है तो 1 साल से ज़्यादा का प्रॉफिट है वो SBI का, जो अमाउंट एक्सपोजर में बताया गया। तो मैं बेरिश नहीं हूँ, कभी आप सोच रहे हो कि SBI के रिजल्ट अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन आप पूरे बाजार में देखिएगा, बाजार में 80% कंपनीज के रिजल्ट खराब है। कंज्यूमर कंपनीज जो लार्ज कैप में है, उनके पास प्राइसिंग पावर है,
वो तो अच्छा कर रही है। यानी कि जो अमीर कंपनियां हैं, अमीर कंपनियां मतलब जिनकी मार्केट कैप 1-1.5-2 लाख करोड़ है और जो मतलब रीजनेबल वैल्यूएशन पे काम कर रही हैं, कंजम्पशन बिजनेस में है, उनके पास प्राइसिंग पावर है, वो कस्टमर से पैसा ले रही है। लेकिन स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस भाई साहब बड़े चैलेंज के अंदर है। इसीलिए आपको निफ्टी 50 की कंपनियों में फिर भी ठीक नजर आएगा। सीमेंट पैक ने बिल्कुल खराब किया इस बार, आपने देखा भी होगा। मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का खराब रिजल्ट आया, स्पेशली केमिकल में भी खराब रिजल्ट आए। जो मतलब हालांकि उसमें से कुछ चुनिंदा कंपनी अच्छे भी हैं जो भी एक्सपेंशन मोड में नहीं है और वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, तो उस तरीके की कंपनी अच्छा कर रही है। बैंकों ने अच्छा किया है, लेकिन अगर पूरे इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी तो बैंकों को भी एनपीए की प्रॉब्लम आ सकती है आगे, और वो हमें दिख रहा है। क्योंकि एसबीआई ने भी आज जो प्रोविजंस बनाए हैं वो पिछले क्वार्टर्स के जो प्रोविजंस हैं उनसे 40% से भी ज़्यादा, सॉरी 80% ज़्यादा पिछले क्वार्टर के प्रोविजंस है। क्योंकि वहाँ पे पिछले बार जो प्रोविजंस थे वो 3,000 करोड़ के आसपास थे, इस बार 5,000 करोड़ के आसपास के। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रोविजंस हैं वो तकरीबन 70-80% ज़्यादा हैं। तो एसबीआई को भी पता है कि हाँ डिफॉल्ट के रिस्क हैं। तो कुल मिलाकर जो अभी चैलेंज है वो बड़े प्लेयर्स इस बात को पहले से भाप लेते हैं। आप केवल आज के प्रेजेंट में रिजल्ट देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जो आगे फॉरवर्ड लुकिंग जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उन चीज़ों को देख रहे हैं। हम अभी केवल पास्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। और मैंने आपके एक साथ एक और चर्चा की थी, मैं बड़ा फेवरेबल था। हमारी इस पूरी गिरावट के अंदर हमारा साथ दिया कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो हमारा व्यू जो कोटक महिंद्रा बैंक पे था वो भी सही साबित हुआ। और कुल मिलाकर अभी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब बाजार एक बार और 1% और ऊपर चले, 1-1.5% और बाजार सेल ऑन राइज हो जाएगा। हालांकि अगर आप मेरे से निफ्टी में पूछो कि भाई 17,800 का अहम लेवल तोड़ के ऊपर बंद किया है, तो हो सकता है कि निफ्टी 18,040 के आसपास तक भी जाने की कोशिश करे। बट मुझे लगता है कि जैसे ही वहाँ पे जाएगा वन टाइम तो सेल ऑन राइज जो है अटेम्प्ट करना चाहिए, बट विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मुझे लगता है कि जैसे ही बाजार 18,000 के आसपास जाए, 18,100, 18,050, ये सेल के लिए बनता है। और कुछ समय बाद हो सकता है कि तुरंत ना आए, 2-4 दिन बाद जो है सेलर फिर एग्रेसिव जो है होते हुए आपको नजर आएंगे। कैंडल्स आप फिर देखिएगा वो इसी रेजिस्टेंस के आसपास जाके रुकी है जहां हम उम्मीद कर रहे थे। तो जो सपोर्ट ले रहा था बाजार वही अब रेजिस्टेंस था, और यही रीज़न था कि लास्ट के आधे घंटे में बाजार खींच नहीं पाया। मतलब इतनी सुबह से लेके ऊपर तक की जो शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद थी वो लास्ट के आधे घंटे में नहीं आई, और उसी से जो आपको सारा समझ में आएगा। देखिएगा लास्ट के आधे घंटे में बल्कि बाजार उतर गया। 3 बजे तक शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन 3 बजे के बाद शॉर्ट कवरिंग होने की बजाय प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये भी संकेत दे रही है कि बाजार सेल ऑन राइज जो है बनेगा। और जिन लोगों की शॉर्ट वोट थी वो सोच रहे हैं यार सैटरडे संडे अब टेंशन नहीं लेनी, सौदा काट के जाओ। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियली एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस से शॉर्ट कवरिंग कराने की कोशिश की थी और इनके अंदर सेलिंग भी थी, तो बायर बड़ा एक्टिव था। तो जनरली सब लोग अपने शॉर्ट काट पुट के अपने गए। अब वो कह रहे भाई ऊपर लाओ बाजार फिर सेल करेंगे, जैसा मैं पहले भी कह रहा था। अब जब बाजार 2-3 दिन से नीचे जा रहा था तो मैं आपको क्या कह रहा था, सेल नहीं करना है, नीचे सेल नहीं कर रहा है, बाजार ऊपर आएगा, स्मार्ट प्लेयर बाजार को ऊपर लाने देगा। अब वो बाजार ऊपर आ गया, मुझे लगता है फिर सेलिंग होगी। ठीक है जी, मेरा व्यू बदल भी सकता है, लेकिन मैं अभी सोमवार और मंगलवार को देखूंगा पहले बाजार को, फिर बताऊंगा आपको। चांसेस ये है सेल ऑन राइज, अभी मुझे 70% चांस लग रहे हैं, 70 क्या मेरे को तो 90% लग रहे हैं कि सेल ऑन राइज होगा। लेकिन फिर भी 10% का जो है देखिए बाजार में गुंजाइश होती है। खिलाड़ी जब बाजार खुलता है तब अपना दाव खेलता है, तो जब जैसे दाव खेलेगा उसके हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा, इतनी तेजी के बाद भी एडवांस डिक्लाइन तो भाई माइनस में थी, तो ये बाजार की पूरी स्टोरी को बता रहे ना। अदानी पोर्ट आज का सितारा बात कर चुके। टाइटन में देखिए वही प्राइसिंग पावर, आईटीसी के भी रिजल्ट आज अच्छे आए हैं, तो हो सकता है उसका भी रिएक्शन मिलेगा। तो मोस्टली जो है शॉर्ट कवरिंग थी ये। और डीवीज लैब 11% खराब रिजल्ट, भारत पेट्रोलियम 1.67, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 1.43, हिंडाल्को, एनटीपीसी, एचडीएफसी लाइफ। और एचडीएफसी लाइफ ने आज 52 वीक लो लगाया। और मैंने 2 दिन पहले भी चर्चा की थी जिस दिन बजट आया था, और मैंने कहा था कि भाई 1 तारीख जब बजट आया, 2 तारीख 3 तारीख, मैंने कहा भाई ये 52 वीक लो लगाएंगे। और अभी देखिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर एचडीएफसी लाइफ 450 या 420 रुपये का भाव भी लगा दे तो। और मैंने तो आपको बोल ही रखा है कि मैंने जो जब 520-30 का भाव था तब मैंने कहा था 30% तक की करेक्शन आ सकती है। तो मुझे लग रहा है इस साल के अंत तक हो सकता है 420-10 का भाव भी ये शेयर दिखा दे, इवन उसके नीचे भी दिखा सकता है। निफ्टी बैंक 41499, 830 पॉइंट की तेजी। मोस्टली
आज जो है लोगों ने एंटिसिपेट करते ना, लोग सुबह उठते के साथ बेचना शुरू, भाई उनको सबको ट्रैप कर लिया आज। HDFC बैंक ने ही आज लीड किया था, उसके बाद SBI के रिजल्ट थे। एक फिर कुछ न्यूज़ फ्लो भी जो है चलती रहती है, और फिर अदानी ग्रुप के शेयर्स आज नीचे से रिकवर कर गए। और सबसे खास बात है कि अदानी एंटरप्राइज नीचे से रिकवर करके आया है, और ये सब ASM का कमाल है, और उसकी वजह से आपने ये कवरिंग भी देखी। उसका FIIs और DIs की डेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और FIIs ने इंडेक्स ऑप्शंस बेचे हैं, तो इस बार मतलब ये भी है कि अगर इन्होंने भी खरीदारी नहीं की है तो एक दिन ये बाजार को ऊपर आने देंगे, फिर बाजार को गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऊपर लाके पुट खरीदेंगे। और ऑप्शंस के डेटा भी आपको बताएंगे। पुट कॉल रेशियो 1.146 है, यानी कि पुट राइटर एग्रेसिव हो गए, और यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में पुट राइटर, यानी कि पुट राइटर से अब पुट लिखानी शुरू हो गई हैं। तो वैसे तो स्ट्रेंथ का इंडिकेशन होता है, लेकिन बाजार आजकल जैसे एल्गो पे चलता है तो कुछ अलग तरीके से जो है हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.16% की तेजी के साथ है। ब्रेंट क्रूड $84 पे आ गया है, और कॉल राइटिंग 18,000 पे शिफ्ट हो गई है। मैं कल आपको बोल भी रहा था कि इतनी ज़्यादा राइटिंग है नहीं, और पुट राइटर्स 17,700 पर एक्टिव हो गए हैं, कि अब हम नहीं आने देंगे बाजार को। 17,800 पे नहीं है अभी, 17,700 पे। तो मुझे लगता है कि 18,000 के आसपास बाजार जाएगा, तो सेल होने के लिए तैयार हो जाएगा। और बैंक निफ्टी में आप देखिएगा, इतनी अच्छी तेजी के बाद कॉल राइटर गायब नहीं हुए। कॉल राइटर हैं, कॉल राइटर जा नहीं रहे, लेकिन पुट राइटर एग्रेसिव हो गए। पुट राइटर्स कि अब जो पुट राइटर्स भी बहुत एग्रेसिव है, तो ये हालांकि अभी 41,000 का जो आंकड़ा है वो एक स्टैक का काम करेगा। 40,800 से 41,000 ऊपर 41,800 का एक ऐसा जोन है जो पीछे से जब बाजार टूटा था तब भी यहाँ से सेलिंग आएगी। तो 41,800 से 42,000 थोड़ा सा और बढ़ा लो, 42,200 तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि जब खिंचता है तो। बट ये पूरा का पूरा सेलिंग जोन है, और इस सेलिंग जोन के बाद बाजार फिर दोबारा से 41,000 के आसपास और इवन 40,800 के आसपास तक भी आता हुआ हमें नज़र आ सकता है। मुझे लगता है कि अभी जो 2-2,500 पॉइंट की रेंज है, इसी में बाजार आपको काम करता हुआ नजर आएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।